अब तक हमने देखा कि जाह्नवी और आरव अपने प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस करते करते कब सो जाते हैं, कब उठते हैं, पता ही नहीं चलता है। और अगली सुबह आरव जाह्नवी के लिए एक लेटर छोड़ के गया था जिसमें क्रेडिट कार्ड और एक नोट लिखा था कि वो जितनी मन चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती है, लेकिन कविता आंटी के साथ। तो अपने दिन को बोरियत भरा होने से बचाने के लिए वो कविता आंटी के साथ शॉपिंग पर निकल जाती है, जहाँ पे उसे 1000 साल पुराना अश्वगंधा दिखता है जो बहुत कीमती और बहुत फ़ायदेमंद था। कविता आंटी उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन कहीं से अचानक दो लड़कियां आती हैं और उनमें से एक लड़की उनके हाथ से वो छीन के अपनी दोस्त को दिखाने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है, चलो इसको ख़रीद लेते हैं। इसे ना मासी को दे देना और बोलना कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उस लड़की ने बड़े प्यार से कहा। दूसरी लड़की ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। चलो ठीक है, अभी इसकी पेमेंट कर देते हैं। इतना कह के वो लड़की उसके पैसे देने ही वाली थी कि तभी कविता आंटी ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने झट से वो बॉक्स उनके हाथ से छीन लिया। माफ़ कीजिएगा लड़कियों, लेकिन ये पहले मैंने उठाया था, और हाँ, मैंने इसकी रसीद भी इशू करवा ली है। मैंने बस पैसे पे नहीं करे, तो ये तो मेरा है। क्या मतलब है आपका? मैंने इसको यहाँ पे 2 दिन पहले देख लिया था, और वैसे भी अभी तक आपने पैसे दिए तो नहीं है ना? और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसको कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं, और आज हम स्पेशल इसको ख़रीदने के लिए आए हैं, तो ये तो हमारा ही होगा। वो लड़की जो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी, उसने इरिटेट होते हुए कविता आंटी को उल्टा जवाब दिया और वापस से डब्बा खींचने के लिए चली गई। लेकिन कविता आंटी भी कुछ कम नहीं थी, उन्होंने जल्दी से उसे बचा लिया। क्या है, तुम्हें क्या दिक्कत है? जब मैंने पहले कहा कि ये हमारा है तो हमारा है, तुम्हें समझ में आता है या नहीं? जो पहले आता है सामान उसी को मिलता है। इतनी अनरीज़नेबल क्यों हो तू? अनरीज़नेबल? अभी आपने कहा ना कि इसके पैसे नहीं दिए, तो फिर कहाँ है इस स्टोर का बॉस? बुलाओ उसे, हम इसके डबल पैसे देंगे। अभी के अभी हमारे लिए इसे पैक करो। वहाँ पर जो लड़की रिसेप्शन पे बैठी थी वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। उसने बड़े प्यार से बताने की कोशिश की। एक्सक्यूज़ मी मिस, इन लेडी ने सच में अभी अभी ये ख़रीदा है। अब ये पैसे देने ही वाली थी और हम भी ये बस पैक करके उन्हें रिटर्न कर रहे थे। क्यों ना आप कुछ और ढूंढ ले, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वो लड़की हार नहीं मानना चाहती थी और उसने गुस्से में कविता आंटी को एक गंदी सी लुक दी और उस लड़की की तरफ देखा जो रिसेप्शन डेस्क पे बैठी थी। मैंने बोला ना ये हमें चाहिए। 3 गुना, 3 गुना पैसे दूंगी मैं। अब तो तुम मुझे ये दोगी ना? वो लड़की जिसने पिंक ड्रेस पहनी थी उसने प्यार से अपने दोस्त से कहा। मनीषा, ऐसे मत करो, इन्होंने ये पहले देखा है, और वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है, हमें किसी को भी अपने पीठ पीछे बात करने का मौका नहीं देना चाहिए, समझी ना? पर रश्मि, ये हम कब से ढूंढ रहे हैं, और वैसे भी मेरी मासी को ये बहुत पसंद है। अगर तुम उनको ये दोगी ना तो उन्हें ये लगेगा कि उनकी होने वाली बहू कितना सोचती है उनके बारे में। और वैसे भी मासी पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे और भाई की इंगेजमेंट को लेकर कितनी परेशान है ना, तो वो थकी हुई भी होंगी। ये दोगी तो उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी। मनीषा रश्मि से घबराते हुए बोलती है। जी हाँ, वो शनैल की ड्रेस पहने और कोई नहीं बल्कि रश्मि थी। रश्मि भी कोमलता से मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सो मच मनीषा, मुझे पता है तुम्हें मेरे भले के लिए कह रही हो। रश्मि मुड़ी और कविता आंटी की तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं जानती हूँ आपने इसको पहले देखा है, लेकिन ये हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है। क्या प्लीज़ आप हमें ये दे सकती हैं? हम आपको इसका 5 गुना प्राइस दे सकते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर आप मुझे इसका 100 गुना प्राइस भी देंगे ना, तो भी मैं आपको तो ये नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो पहले हम ही खरीदेंगे। कविता आंटी को अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों से बहुत नफ़रत हो रही थी। वापस से वो दुकान की तरफ मुड़ गई और पैसे देने लगी ताकि वो उन्हें पैक कर दे। उन्होंने ज़ोर दिया कि ये उन्हें ही दिया जाए। जल्दी से पैक कर दीजिए, हमें निकलना है। मनीषा से देखा नहीं गया और वो गुस्से में आग बबूला हो गई। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? लेकिन रश्मि ने उसे पीछे खींच लिया।
वहीं सोफ़े पर बैठी जानवी मैगज़ीन पढ़ रही थी, लेकिन उसने सब कुछ देख लिया था। उसने देखा कि कैसे ये दोनों जाकर कविता आंटी को परेशान कर रहे थे। वो उस ट्रेंडी आउटफिट में खड़ी लड़की को बहुत पहले से जानती थी। वो कबीर मल्होत्रा की कज़न सिस्टर मनीषा थी, जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम करती थी, और कबीर की मम्मी उसकी मौसी लगती थी। मनीषा ने भी हमेशा जानवी से नफ़रत ही करी और हमेशा उसको यही बोला कि वो कबीर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो रश्मि की इतनी अच्छी दोस्त थी कि ऐसा लगता था दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। मनीषा को जानवी बहुत बोरिंग लगती थी। वहीं रश्मि हर किसी से बहुत प्यार से बातें करती थी, तो सब नेचुरली रश्मि की तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस करते थे। जानवी और मनीषा की तो बहुत बार लड़ाइयाँ भी हो चुकी थी। उसने तो ये तक कह दिया था कि अगर जानवी की वजह से रश्मि कभी भी दुखी हुई तो वह जानवी को नहीं छोड़ेगी। जहाँ तक उसे याद है, मनीषा का बड़ा भाई राजवीर वो हमेशा से रश्मि को बहुत पसंद करता था, बट सैडली दोनों को कभी प्रेम परवान नहीं चढ़ सका। वो अपना मूड इन दोनों को देख के तो बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ से मैगज़ीन को नीचे रखा और खड़े होकर बाहर जाने लगी ताकि कविता आंटी का इंतज़ार कर ले। लेकिन तेज़ तर्रार नज़रों वाली रश्मि ने उसे पहले ही देख लिया था। अरे दीदी, आप भी यहाँ पर हैं? रश्मि की चतुराई भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रश्मि उसके पास जाके खड़ी हो गई। दीदी, अब आपकी चोट कैसी है? हमने सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी ऐसा कुछ हो जाएगा। आप तो बहुत सीरियस हो गई थी उस दिन। रश्मि बोल ही रही थी कि मनीषा ने जाकर उसकी बातों को बीच में ही रोक दिया। जानवी अरोड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इतना बोल के उसने रश्मि को अपने पीछे इस तरीके से खींचा जैसे जानवी अभी रश्मि पे हमला कर देगी। रश्मि, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि ऐसे इंसान से आराम से प्यार से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। भूल गई किसने तुम्हें धक्का दिया था जिसकी वजह से तुम्हारे पैरों में चोट आई? निशान चले गए इसका मतलब ये नहीं कि दर्द को भी तुम भूल जाओगी। नहीं मनीषा, मेरी बहन ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। उनको अभी भी सबका दर्द है और मैं अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें नहीं करने दूंगी। सुना तुमने? रश्मि ने जल्दी जल्दी से सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। दीदी, आप मनीषा को ब्लेम मत करना। वो बस मुझे लेके थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में रहती है। मैं जानती हूँ कि आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और अब आप कैसे हो? उस दिन मैंने आपका घाव देखा था, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। हम सबको आपकी बहुत टेंशन हो गई थी। दादी ने तो आपके पीछे लोग भी भेजे थे कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा सके, लेकिन आपको वो कहीं पे ढूंढ ही नहीं पाए। रश्मि अपनी बातें बोल ही रही थी कि तभी जानवी की जेब में रखा उसका फ़ोन बजने लगा। जानवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना फ़ोन निकाला। जब उसने देखा कि फ़ोन पे कौन था तो उसने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन आंसर कर लिया। क्या जानवी से यहाँ टकराना और उसके सामान को छीनना रश्मि की कोई प्री प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी? और किसने फ़ोन किया होगा अभी जानवी को? देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।